नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटे से सेशन में बात करेंगे जो अपन ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, वो उसमें जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल में आपको 10 दिन का टारगेट दिया गया है। 10 दिन के अंदर आपको टॉपिक पूरे करने हैं और आपका टारगेट पूरा करने 10वें दिन आपको जाके आपका टेस्ट देना है। अब उस टॉपिक जो दिए हैं अपन ने पहले टेस्ट के अंदर, उस टेस्ट में अपन कैसा अच्छा कर सकते हैं, कहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। उस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टॉपिक का मैटर कहाँ से पढ़ें। आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, सब सारे क्वेश्चनों पर आज बात करेंगे। बहुत अच्छे से लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो शेड्यूल है वो आपका जो फर्स्ट टेस्ट है, अपना जो फर्स्ट टेस्ट है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। अपना जो पहला टेस्ट है वो 16 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। 16 जून 2024 मतलब आज के बाद लगभग 16 दिन है, 16 से 17 दिन है। आपके पास एक अच्छा सा टाइम पड़ा है। जो टास्क दिया है आपको उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए, केवल इसी में न लगे रहिए। अगर 6-7 दिन 10 दिन के अंदर आपका ये पूरा हो जाता है तो या तो इसको बार बार रिवाइज़ करो या फिर अगला टॉपिक भी हो सके तो पढ़ लेना, क्योंकि अपने को अच्छा करना है। तो ये 16 जून को आपका पहला टेस्ट है। अब इस टेस्ट के लिए केमिस्ट्री के अंदर, इस टेस्ट के लिए आपको केमिस्ट्री के अंदर क्या दिया गया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, जो कहाँ से पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ इसका दूसरा टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। देखो अब ये GOC है वो अपने सिलेबस में, ये GOC वाला अपने सिलेबस में किस लेवल का दिया हुआ है, 11th 12th लेवल का दिया हुआ है। ये टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है। अब ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ से ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा ग्रेजुएशन लेवल का। यहाँ आप जो मैं बता रहा हूँ उस पुस्तक को या आप अपने नोट्स पढ़कर जाओगे तो आपको क्वेश्चन मिलने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे पिछले एग्ज़ाम में यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा, और मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के ऊपर बात कर देते हैं, फिर बायोलॉजी के ऊपर आएंगे। केमिस्ट्री के अंदर GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कक्षा 11वीं के लिए, कक्षा 11वीं की ये NCERT, ये NCERT बुक है। ये NCERT कक्षा 11th की बुक है, जिसके अंदर जो वर्तमान में चल रही है रसायन विज्ञान पार्ट 2, इसके अंदर मैं इंडेक्स भी लेके आया हूँ साथ में। रसायन विज्ञान की ये कौन सी यूनिट है, लगभग 12वीं यूनिट है, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। देखो ये सेकंड ग्रेड में स्पेशली दिया हुआ है और यहाँ से लगभग कितने 2 से 3 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं। पिछले एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और अगले आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ से 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, 2 से तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। आपको 3 क्वेश्चन के लिए यहाँ से तैयार रहना है। अब इसके अंदर ये इसकी पूरी इंडेक्स दी हुई है। इंडेक्स आप देख लेना इंडेक्स। आप इस किताब को पढ़ना, आप अपनी बुक से, अपनी वाली जो बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। मैटर अच्छा है, आपके टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसका मतलब आपके RPSC के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस यूनिट को ऐसा तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन RPSC उठा के पूछे, अपने गलत नहीं होना चाहिए, अपने क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अब इस यूनिट से क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले उसके बारे में आगे जाते हैं अपन। ये केमिस्ट्री, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, जो सिलेबस का पॉइंट दिया है उस सिलेबस के एक भी पॉइंट से बाहर मत जाना। जो पॉइंट दिया है वहाँ से बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आपको जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण दिया है, किसका है, इन तत्वों के अंदर दिया हुआ है। अब ये मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण
किसका है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो नाइट्रोजन का दिया हुआ पड़ा है, नाइट्रोजन का आपको पढ़ना है, एक आपके हैलोजन का दिया हुआ पड़ा है वो पढ़ना है। नाइट्रोजन का यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, जो नाइट्रोजन वाला है वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसमें किसका किसका पढ़ना है आपको, नाइट्रोजन का मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण दिया है, हैलोजन का दिया है, ऑक्सीजन का भी मेरे हिसाब से दिया हुआ होना चाहिए, उसके साथ साथ कार्बन वाला भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो एनसीईआरटी बुक के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण वाले टॉपिक में है, वहाँ से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पिछली बार संस्कृत एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों में एक एक क्वेश्चन आया। कहाँ से आया, ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण से सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा है। अगली बार भी 100% क्वेश्चन आएगा। बाकी अपने बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो PYQ आप वहाँ से देख लेना कि क्वेश्चन किस प्रकार से बना है और इसके आसपास क्वेश्चन क्या बनेंगे वो मैं दूंगा सेकंड ग्रेड के अंदर। ये अपने जो टेस्ट सीरीज़ है उसके आसपास जो भी जितना भी एनालिसिस करके क्वेश्चन बन सकता है वो मैं टेस्ट के अंदर बनाऊँगा, आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर आता है क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो कोचिंगों की मैंने नोट्स भी देखे हैं, किसी कोचिंग संस्थान के देखे थे, उसमें क्या है बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर के IUPAC नामकरण दिए हुए हैं। नहीं आएगा इतना बड़ा IUPAC नामकरण। सीधा सा बोलता हूँ कि पिछले एग्ज़ाम के अंदर जब मैंने तैयारी की थी मैंने 10 एग्जाम्पल एक कॉपी के अंदर लिखे थे, 10 एग्जाम्पल। वो 10 एग्जाम्पल कौन से थे, इस NCERT जो 11th-12th की है बुक वहाँ से, और उसके साथ में जो PYQ है वो ऐड कर दिए थे। टोटल मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे थे। एक क्वेश्चन संस्कृत एजुकेशन में पूछा और एक क्वेश्चन जनरल एजुकेशन में पूछा। मेरा एक उस नोटबुक के अंदर था और ये वाला भी क्वेश्चन नोटबुक के अंदर था। मतलब RPSC में IUPAC नामकरण में आपको इतना ये वाला ये जो IUPAC नामकरण है ना, इसमें आपको नहीं उलझना है। बड़े बड़े नामकरण टेढ़े बना दिए, आधे बना दिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधा बता रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और उस नॉर्मल क्वेश्चन के लिए आप NCERT के बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं या बुक के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए IUPAC नामकरण वाले इस यूनिट में, उसको आप करने की कोशिश करें। बाकी जो PYQ है वो है ही, उसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या बन सकते हैं, इतनी बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह के IUPAC नामकरण के क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर डाल दूंगा, आप उसका गलत नहीं होना चाहिए। फिर आता है होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा। होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्वेश्चन आया, पूछा था कि मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब मुक्त मूलक का निर्माण कौन से बंध विदलन द्वारा होता है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। मुक्त मूलक का निर्माण कहाँ से होगा, और फिर विषमाक्ष बंध विदलन या समाक्ष बंध विदलन से होता है वो आपको देखना है। फिर समाक्ष बंध विदलन से कौन कौन से बनते हैं, मुक्त मूलक बनता है, ये देखो ये फ्री रेडिकल है, कार्ब कैटायन है, कार्ब एनायन है, ये आपको पढ़ना है। तो मुक्त मूलक पढ़ना है, कार्ब धनायन पढ़ना है, कार्ब ऋणायन पढ़ना है, इन तीनों के बारे में पढ़ना। अब इन तीनों के बारे में भी क्या, ये बनता कैसे है, इनकी स्ट्रक्चर कौन सी है, इनमें संकरण कौन सा होता है, इनके क्या क्या गुण है, उसके बारे में आपको इसका ध्यान रखना है। फिर आता है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं, कौन कौन से हैं। NCERT के बुक में इसमें इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आपको इस बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है और कुछ पढ़ना है तो अपनी बुक के अंदर मैंने ग्रेजुएशन से भी इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं को उठा के डाल दिया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार आप वापस वहाँ जाके पढ़ोगे, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म में आप जाके अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ोगे। तो इसलिए यहीं से इसको बेटर कर दो, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया, और बाकी मुक्त मूलक वाली है ही। तो वो सारी अभिक्रियाओं को आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं, मुक्त मूलक जितनी भी अभिक्रिया हैं वो आपको पढ़नी है। SN1 SN2 अभिक्रिया हैं, तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जो NCERT जो इस वाली किताब के अंदर नहीं दी हुई है, इतने अच्छे से नहीं दी हुई है। इसलिए ये वाला टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर आपके पास ग्रेजुएशन की किताब है, तो टाइप्स ऑफ BSc फर्स्ट ईयर, अब वो
बीएससी फर्स्ट ईयर, अगर ये यूनिट आप यहाँ से पढ़ के जाओगे ना तो वापस कहाँ जाओगे, जब वापस रिएक्शन मैकेनिज्म में जाओगे तब आपको वहाँ इतना लोड नहीं पड़ेगा। इस यूनिट को यहीं पे बढ़िया कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। तो ये आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर CBH RBD जो भी आपके अलका पब्लिकेशन की किताब है उसमें से ये बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट के अंदर ये दिया हुआ पड़ा है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें आप पढ़ सकते हो। इसमें ये भी दिया हुआ पड़ा है, नाभिक से नहीं, इलेक्ट्रॉन से नहीं, ये भी दिया हुआ है। लेकिन आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन वहाँ से देखना है क्योंकि अपने NCERT के अंदर बहुत कम दे रखा है, उसको वहाँ से अच्छे से समझना। यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इसको आप समझ लाना। फिर बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टॉपिक 11th-12th लेवल का नहीं है, ये टॉपिक कौन सा है, ग्रेजुएशन लेवल का है। रोल ऑफ बुल्क एंड ट्रेस मेटल्स आयन बायोलॉजिकल सिस्टम्स विद स्पेशल रेफरेंस मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस और कॉपर, इन चारों तत्वों के बारे में बताना है। अब देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के ऊपर। जैसे पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण के जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, वो किसका संकुल यौगिक होता है, तो मैग्नीशियम के। इनके जैविक सिस्टम के अंदर क्या महत्व है उनके बारे में आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मेरे शॉर्ट नोट्स की PDF भी डाली हुई है और बुक से भी, जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक है उसकी भी PDF डाली हुई है। इसको वहाँ जाके आप अच्छा कर सकते हो। तो ये पहला टेस्ट है, उसमें केमिस्ट्री की बात हुई, क्लियर, बिल्कुल साफ़ है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पहला पार्ट है, 50 क्वेश्चन दूंगा, 40 से 50 क्वेश्चन का रेशियो रखूँगा। इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। GOC को पूरा खोल के आपके सामने रख दूंगा। जो सिंगल क्वेश्चन भी गारंटी लेता हूँ, गारंटी तो देखो शिक्षा में होती नहीं है, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि सेकंड ग्रेड के अंदर अपनी बुक और टेस्ट सीरीज और अपने जो नोट्स है या फिर NCERT है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात जाते हैं, दूसरा अपना जो टॉपिक है कौन सा है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ, ये बायोलॉजी से है। अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सेल बायोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ के लिए आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको बता दूँ। उसके लिए मैं आपको एक किताब बता देता हूँ। देखो आपके नोट्स तो आपको पढ़ने ही है। अगर आपके पास आपको नोट्स समझ में आए हुए, अच्छे से आप तैयारी नोट्स से कर रहे हो तो नोट्स पढ़ने ही है। लेकिन मैं सजेशन आपको दूंगा कि आप सरकारी किताबें ज़रूर पढ़ें। ये किताब RBSE है। पिछले एग्ज़ाम में NCERT RBSE 11th-12th में बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन इन दोनों किताबों से मिले थे। तो ये किताब है। इस किताब के अंदर, इस किताब का जो सेल बायो वाला पार्ट है, पहला है, दूसरा है, कौन सा जो भी पार्ट है, इस किताब से आपको सेल बायोलॉजी तैयार करनी। अब इसमें भी 2 है, एक ग्रेजुएशन से आएगा, एक 11th-12th का है। लेकिन आप इसको यहाँ पढ़ के जाओगे तो लगभग जो यूनिट है ना, वो आपका इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 से लेकर 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो लगभग इस बुक के अंदर वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब आपको देखो आगे क्या पढ़ना है कि ये सेकेंडरी लेवल का सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कोशिका की संरचना और उनके कार्य, कोशिका अंग और उनकी संरचना और उनके कार्य, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 11th वाली जो RBSE बुक है, इसके अंदर कोशिका और कोशिकांगों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मेरे नोट्स की सॉल्ट PDF भी टेलीग्राम के ऊपर डाली हुई है। बाकी आप अपने नोट्स भी पढ़ सकते हो। इस किताब के अंदर जो लिखा है वो बहुत शानदार चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ के जा सकते हो। दूसरा आता है न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA भी इस किताब के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ZDNA, यहाँ से तो अब क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रक्चर पूछा जाता है किससे, जैसे कोई भी ऑर्गन दे दिया उसका कोई फंक्शन पूछ लिया जाएगा। गुणसूत्र के बारे में जो विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जैसे पॉलीटिन है, लैंप ब्रश गुणसूत्र है, सहायक क्रोमोसोम है, तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। बाकी सेल डिवीज़न है, तो वो सेल डिवीज़न यहाँ नहीं होगा, सेल डिवीज़न यहाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से। ये मियोसिस एंड ये माइटोसिस, वो तो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। अब ग्रेजुएशन लेवल का आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में जाके पढ़ना है। हाँ पढ़ सकते हो, लेकिन आप 11th-12th की RBSE, ये 11th वाली RBSE को पढ़ के जाओगे तो आपका किस में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन सेल डिवीज़न का गलत नहीं होगा। फिर सेंट्रल डॉगमा यहाँ से कभी पूछा नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब देखो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वापस कहाँ आते हैं, बायोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं। बायोमोलिक्यूल कहाँ है,
केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूलर यूनिट है, एक दूसरे को रिलेटिव करके पढ़ोगे ना तब मज़ा आएगा पढ़ने में। आप तो रटने की कोशिश करना भी मत, एक दूसरे को देखो ये यहाँ पढ़ के जाओगे, यही वापस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वापस वहीं पढ़ने हैं, तो कोई चेंज नहीं है। वहाँ क्वेश्चन आया है तो यहाँ वापस रिपीट तो होगा नहीं कि केमिस्ट्री में लिपिड से क्वेश्चन पूछ लिया फिर बायो में पूछ लिया, कभी नहीं आएगा। प्रोटीन से पूछ लिया तो वहाँ वापस कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब आपको ये मैंने बता दिया कि ये यूनिट आपको कहाँ से पढ़नी है, ये पूरी की पूरी यूनिट आपको कहाँ से पढ़नी है। 11th RBSE से पढ़ सकते हो, बाकी आपके नोट्स है ही, उसको देख लो और उसके अलावा अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है, ये स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल का दिया है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, मतलब कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और उसके लक्षण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके इस 11th वाली RBSE के अंदर बहुत अच्छे से कोशिका विभाजन दिया हुआ है। विश्वास दिलाता हूँ कि उस वाले जो नोट्स या वो जो बुक के अंदर दिया है बहुत अच्छा मैटर दिया है। मैंने भी मेरे शॉर्ट नोट्स बना के डाले हुए, उसको पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन का भी प्रयास कर सकते हो कि पढ़े, लेकिन मैं यहाँ से क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का भी बना सकता हूँ। बनेगा तो आपको प्रूफ दे दूँगा, यहाँ से ये उठाया है और ये रहा प्रूफ, आप अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए, बस इतना ही करना है। फिर आता है क्रोमेटिन, ऑर्गेनिज्मों, गुणसूत्रों के बारे में बोल रहा है। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये ग्रेजुएशन का है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, RBSE 11th में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और भी आपको कमी लगती है तो आप अपने नोट्स पढ़िए, ग्रेजुएशन से पढ़ सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब कहाँ नहीं होना चाहिए, टेस्ट सीरीज में हो जाए तो हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको बहुत अच्छा करके जाना है। फिर आती है ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन। अब यहाँ से ह्यूमन कॉमन डिजीज़, वैक्सीनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छा करना है। वैसे ये टॉपिक RBSE की 11th की बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन आपको कहाँ से पढ़ना है इसको, ह्यूमन हेल्थ को कहाँ से पढ़ना है। कोई अच्छी सी आपके बाद इम्यूनोलॉजी वाली बुक हो तो वहाँ से पढ़ लेना। बाकी शायद मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये शॉर्ट नोट्स की PDF डाल दी हो, नहीं तो बाकी जैसे पिछली बार क्वेश्चन या इम्यूनिटी से पूछा था, IgG ये जो होती है ना प्रतिरक्षी, IgG, IgM और IgA, ये वाली यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो इन प्रतिरक्षियों को आपको पढ़ना है पूरा। मैंने एक टेबल डाल रखी है टेलीग्राम के ऊपर, उसके अंदर बाकी अपनी बुक के अंदर भी एक इम्यूनोलॉजी वाली ये जो प्रतिरक्षियाँ हैं इनकी एक टेबल बनी हुई है, उनके क्या क्या फंक्शन है वो भी सारी एक टेबल के अंदर वो लिखा हुआ, वो आपको पढ़ना है। बाकी वैक्सीनेशन तो आपको पढ़ना ही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, संस्कृत एजुकेशन के अंदर निम्न में से कौन सा मृत वैक्सीन है, मतलब डाइड है वो कौन सा टीका है, तो उस टीके के बारे में भी पूछा हुआ है। तो वहाँ से भी आपको अच्छा करना है। मैटर सब कुछ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो हाईलाइट करके फ़ोटो डाले हुए ना उसके अंदर RPSE के अंदर डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप देख लेना। फिर आता है, उसके बाद में आता है टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बायो ट्रीटमेंट टेक्निक्स। इस यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट आप 11th की RBSE के अंदर दिया हुआ है, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसको अच्छा कर देना, हो जाएगा आपका। इसमें कुछ आपको कमियाँ लगती है तो ग्रेजुएशन वाली बुक इम्यूनोलॉजी वाली है, तो उसमें ये वाले दोनों है ना, ये पार्ट है ना, ये वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी, इसको आपको थोड़ा सा आप कहाँ से पढ़ लेना है, ग्रेजुएशन से अगर आपको मिलता है तो इनको आप लिख लेना। सबसे पिछली बार जैसे यहाँ से पूछा है कि निम्न में के कौन सी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को आसानी से पार कर सकती है, तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। RBSE में तो पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन का था उसका, तो वो आपको ग्रेजुएशन का हो तो आपके पास पढ़ लेना। नहीं तो फ़ोटो मेरे शेयर की हुई है, बुक के अंदर तो डाला हुआ है ही, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन वाली बुकलेट है उसके अंदर सब कुछ डाला हुआ है। फिर ये बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद में बायोलॉजी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या है, ये रामबाण बुक है ही, इससे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो इसके अंदर PYQ जो दिए हुए हैं उसके नीचे क्या दी हुई है, उसकी थ्योरी दी हुई है। अब क्वेश्चन मैं उस थ्योरी से भी बना सकता हूँ, आपको डायरेक्ट जो PYQ पूछा है वहाँ से दूँ या ना दूँ, लेकिन थ्योरी जो नीचे दी है मैं वहाँ से क्वेश्चन उठा सकता हूँ और डायरेक्ट उसमें से आपको मिल सकता है। तो थ्योरी को नीचे वाले जो थ्योरी है ना इस बुक के अंदर जो दी हुई है उसकी थ्योरी को आप अच्छे से
पढ़ लेना। बुक का बता दूं कि ये जो अपनी बुक है वो संपूर्ण राजस्थान में मिल रही है, संपूर्ण राजस्थान में मार्केट में अवेलेबल है ही। बाकी इसकी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आप अपना टेलीग्राम है इजी सिलेक्शन, उसके ऊपर जो प्रोसेस डाला हुआ है कि आप यहाँ से ऑनलाइन बुक परचेज़ कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिए हुए, स्कैनर दिया हुआ है, पेमेंट करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, आपकी बुक आपके एड्रेस पर आपके घर पहुँचा दी जाएगी, जो है वो कर देंगे। बाकी और चीज़ आपको बता दूं कि आपको अब बाकी क्या रह गया, फिजिक्स। अब फिजिक्स के लिए आपके पास जो भी ये जो चैप्टर है ना फिजिक्स वाला, फिजिक्स के अंदर अपन ने क्या दिया है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसके मैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, ताकि एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा फिर वो उसको, जैसे मैं पहला तो ट्राई करूँगा कि इसके अंदर PYQ डालूँ, फिर इसके अंदर प्रयास करूँगा कि कुछ नए क्वेश्चन भी जो RBSC के अंदर मुझे मिले तो मैं RBSC से बनाने की कोशिश करूँगा, NCERT से बनाने की कोशिश करूँगा, फिर ये दे दूँगा। ये आपको कहाँ से पढ़ना है, आप अपने स्तर पे इसको पढ़ने की कोशिश करना। फिजिक्स आपको जहाँ से भी पढ़नी है वहाँ पढ़ लेना। फिर बात आती है टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड को कहाँ से करें? अब टीचिंग मेथड के लिए जो पहली यूनिट है टीचिंग मेथड के लिए, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक PDF डाली हुई है। आपको PDF सेक्शन में जाके सर्च करना है, PDF मतलब टीचिंग मेथड फर्स्ट यूनिट, बिल्कुल जो पहले यूनिट के 15 से 20 पेज होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जो मैं क्वेश्चन बनाऊँगा वो यहाँ से भी बना सकता हूँ। देखो इसमें मैंने बाद में, ये तो पहले बनाए थे, लेकिन जब अब किताब के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ ना, इसमें मैंने थोड़ा ऐड भी किया है, तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी आपके पास जो मैटर हो उसको आप पढ़ सकते हो जुलाई के अंदर। कब? जुलाई मिड के मध्य लगभग अपनी टीचिंग मेथड की भी बुक आ जाएगी। बहुत अच्छा मैटर तैयार कर रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इस टीचिंग मेथड की बुक के अंदर आपको RPSC के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब मैटर बना रहा हूँ ना वो अलग अलग ऑथेंटिक किताबों से, बाकी PYQ को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा मैटर तैयार कर रहा हूँ। तो पहली यूनिट तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है, वहाँ से आपको पढ़ना ही है। बाकी एक आप ध्यान देख लेना कि RPSC का जो PYQ है ना, उसको एक बार जैसे 2011 से लेकर 2022 तक के PYQ को आप बीच में देख लेना, क्योंकि मैं वहाँ से भी PYQ को भी टीचिंग मेथड के मैं डाल सकता हूँ, किसके अंदर, टेस्ट के अंदर डाल सकता हूँ, तो वहाँ से आप देखना। बाकी नए क्वेश्चन तो मैं बनाऊँगा। बुक के अंदर भी अपनी जो बुक आएगी उसके पीछे आगे थ्योरी और पीछे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैं डालूँगा। प्रत्येक टेस्ट यूनिट के पीछे 10 से 15 PYQ जो भी मुझे मिलेंगे वहाँ से मैं इसको डाल के, थर्ड ग्रेड लेवल के जो क्वेश्चन आए थे थर्ड ग्रेड में, वहाँ से भी उठा के कोशिश करूँगा कि यहाँ पे डालो। तो सब कुछ आपके लिए अच्छा करने का प्रयास है। बाकी आलोचना तो हमेशा अच्छा करने वालों की होती ही है, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं खुद में मस्त हूँ, खुद में आनंद से रह रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं। बस मेरे भाइयों की मैं हेल्प कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो था उसमें मैंने अपना सब कुछ इसमें आपको बता दिया है, किस तरह से आपको टॉपिक तैयार करना है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में आपको बता दिया है आज के इस वीडियो में। देखो बात बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो अपन के इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज़ का आप परचेज कर सकते हो। आपको अब टेस्ट सीरीज़ कल के लिए कितने में मिलेगी? 300 रुपये में मिलेगी टेस्ट सीरीज़। मैं बढ़ाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी से मुझे बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो 351 करने पड़ेंगे। जिस तरह से मैंने 300 में दी है, कुछ नहीं रहने वाला है, बिल्कुल फ्री में। ये मान के चलो कि फ्री में सेवा हो रही है, बिल्कुल फ्री में सेवा हो रही है, आपकी सहायता हो रही है। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ये कल तक आपको कितने में मिलेगी? 300 रुपये में इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी कल तक के लिए 300। विश्वास दिलाता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको मैं 500 से 700 क्वेश्चन मैं किसके दे दूंगा? टीचिंग मेथड के दे दूंगा, और उसके PDF प्रिंट भी दूंगा। फिर मैं केमिस्ट्री के लगभग 1000 क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री के दे दूंगा, और 1000 क्वेश्चन किसके दे दूंगा? बायो केमिस्ट्री के, दोनों के मैं 1000 क्वेश्चन दे दूंगा। इससे ज़्यादा तो आपके लिए भगवान भी कर सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। 2000 क्वेश्चन ये, 700-800 वो, मान के चलो 3000 क्वेश्चन ये, 2000 पहले दे दिए, उसकी थ्योरी दे दी है, टीचिंग मेथड थ्योरी दे दी है, और उसके अलावा क्विज़ करवा दिए, टेलीग्राम में क्विज़ करवा दिए, टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजता रहता हूँ, उसके प्रूफ भी भेजता रहता हूँ। इसके अलावा क्या पढ़ोगे? मैं तो
3 नोट्स पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, 3 नोट्स की बुकलेट पढ़ के सिलेक्शन ले लिया। आप 12-13 बुकलेट पढ़ के जाना हो या ना हो आपको पता है, भगवान जाने। मैं तो भगवान से चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।